हेलो एवरीवन, रिवीजन में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं फिर से रीजनिंग के टॉप 25 क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूँ। ये 25 क्वेश्चन 25 टॉपिक से होंगे। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं तो ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होगा। तो दोस्तों, अगर आप स्टार्टिंग से तैयारी कर रहे हैं या तो आपकी तैयारी हो चुकी है, तो दोनों के लिए ही ये सीरीज़ इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप वीडियो पर नए हैं तो पहले जाइए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल पाएंगी। इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल श्रीविजन में अपलोड कर दूंगा और टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के बढ़ते हैं हमारे आज के वीडियो की ओर। हाँ, तो चलिए दोस्तों, इस सीरीज़ को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप अपने हाथ में कॉपी पेन ले लीजिए और आप साथ ही साथ में चेक करते जाइए कि आपसे किस लेवल के क्वेश्चन बन पा रहे हैं और किस लेवल के नहीं। ठीक है। और लास्ट में मैं आपके लिए भी एक क्वेश्चन दूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर देना है। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि हमारी लेवल लो से लेकर हाई जाएगी, तो आपको ऐसा नहीं सोचना कि बहुत इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं। धीरे धीरे मैं लेवल अप भी करूंगा। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, जिस प्रकार लेखक का संबंध कलम से है, तो दर्जी का संबंध किससे है? देखिए, आंसर आपको देना है। आपका ऑप्शन है ए कुल्हाड़ी, बी सुई, सी आरी या डी सर्जन की छुरी। तो दोस्तों, लेखक लेखक का काम किससे होता है? कलम से। तो जो राइटिंग करता है ना, लेखन का कार्य करता है, वो कलम से करता है। तो दर्जी जो सिलाई करता है वो किसके द्वारा करता है? दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुई के द्वारा ये सिलाई का काम करता है। ये बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इस प्रकार हृदय का जो संबंध कार्डियोलॉजी से है, वही संबंध वृक्क का किससे है? आपका ऑप्शन है ए न्यूक्लियर मेडिसिन, बी नेफ्रोलॉजी, सी न्यूरोलॉजी या डी रूमेटोलॉजी। तो दोस्तों, हृदय का अगर हम अध्ययन करते हैं तो उसे बोलते हैं कार्डियोलॉजी। ठीक है। और इसका ट्रीटमेंट कौन करता है? कार्डियोलॉजिस्ट। तो जो वृक्क का अध्ययन या वृक्क का उपचार हम करते हैं वो क्या क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर बी नेफ्रोलॉजी कहलाता है। बाकी को भी देख लेते हैं। न्यूक्लियर मेडिसिन क्या होता है? जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है ना, रेडियो धर्मी पदार्थों से उपचार करना, रेडियो न्यूक्लियर मेडिसिन के अंतर्गत आता है। वहीं न्यूरोलॉजी होता है तंत्रिका तंत्र वाला, ठीक है, तंत्रिका तंत्र का उपचार। रूमेटोलॉजी या फिर मसल्स वाले जो भी ट्रीटमेंट होते हैं, जैसे गठिया रोग है ना, ये सभी मसल्स वाले हैं, ये रूमेटोलॉजी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। उस विकल्प का चयन करिए जिसका तीसरे अक्षर समूह के साथ वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर समूह से है। देखिए, यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिख रहा है। देखिए, RAMO का संबंध किससे है? SCPS से। तो आपको बताना है VXMZ का संबंध किससे है। तो ये आपस में एक नियम द्वारा बंधे हुए हैं। इस नियम क्या है? ये नियम क्या है, इसके बारे में आपको जानकारी देता हूँ। देखिए, जैसे सबसे पहले वर्ड का और दूसरे वर्ड का पहला पहला अक्षर दिखते हैं। तो देखिए, आर और एस का संबंध देखिए। तो आर में जब हमने +1 किया, क्या आया? एस आया। ठीक उसी प्रकार ए के बाद है सी। ए पर जब मैंने +2 किया तो क्या आया? सी आया। ठीक उसी प्रकार एम का पी से देखें। एम का पी से जब दिखाया तो +3, एम में +3 जब मैंने किया तो पी आया। ठीक उसी प्रकार ओ के बाद एस है, तो जब +4 किया तो एस आया। इस प्रकार से +1 +2 +3 +4 की सीरीज बन रही है। तो उसी प्रकार से हमको VXMZ का भी सीरीज को देखना है। तो सबसे पहले मैं V पर +1 करूंगा। तो V पर +1 मतलब V के बाद क्या है? W। तो चलिए, सभी ऑप्शन में W है। हाँ ठीक है, W है। चलिए, अब देखिए, x के बाद हमें +2 करना है। ठीक है, नियम के अनुसार x के बाद +2 करना है। तो x के बाद +2 जब हम करेंगे तो क्या आएगा? x y फिर z। ठीक है, तो w z। तो बताइए किस में है z? w के बाद a में तो नहीं है, c में भी नहीं है, b में भी नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा सीधा ऑप्शन नंबर डी, WZPN। तो देखिए, आपको आगे भी चेक करने की जरूरत नहीं है, सीधा यहीं पर से आपको आंसर मिल गया। आगे और मैं चेक करके बता देता हूँ। फिर m के बाद हमें क्या करना था? +3 करना था। ठीक है, तो m के बाद +3 करेंगे तो m के बाद m, ठीक है, NOP, तीसरे नंबर पे p आया। जाहिर सी बात है, यहाँ पर क्या आएगा? p आएगा। z के बाद हमें क्या करना था? +4 करना था। तो z के बाद अब जब +4 करोगे तो क्या आएगा? सीधे से n आएगा। तो दोस्तों, इस नियम से ये बंधे हुए। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, यहाँ पर आकृति दी गई है एक सीक्वेंस में, फिर एक क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा आपको बताना है। तो आप अगर आकृति को अच्छे से देखेंगे ना, तो जैसे ये आकृति और ये आकृति एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है।
देखिए यहाँ पर सर्कल है, जस्ट उसके बगल में जब दर्पण यहाँ पर रखा गया तो यहाँ पर प्रतिबिंब। ये चीज़ें आपको आइडेंटिफाई करनी होगी, है ना, कि किस प्रकार से प्रतिबिंब बन रहा है। तो ये गोला इस प्रकार है, तो जब मैंने दर्पण रखा तो ये गोला इस साइड आ गया, राइट साइड आ गया। तो ठीक इसी प्रकार ये जो चित्र है, यहाँ पर से हमको दर्पण प्रतिबिंब देखना है, इसका दर्पण प्रतिबिंब। ठीक है, तो बताइए क्या होगा। तो सबसे पहले दर्पण प्रतिबिंब में सिर्फ ये सर्कल है, ये अपना स्थान बदलेगा, लेकिन जो 4 लाइन्स है वो 4 लाइन्स की 4 लाइन्स तो रहेंगी ही। तो ऑप्शन में देखिए क्या सभी में 4 लाइन्स है, तो देखिए ए में सिर्फ 2 लाइन आपको दिख रहे हैं, 4 लाइन है क्या, नहीं, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। इसमें भी सिर्फ 1 लाइन आ गई तो ये भी नहीं होगा, इसमें भी सिर्फ 1 लाइन है तो ये भी नहीं होगा। तो सीधा आपका डी में दिख रहा है 4 लाइन्स यहाँ पर दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये तो होगा आपका। और वहीं सर्कल आपका राइट साइड में है। अब दर्पण प्रतिबिंब जब मैंने लिखा तो बायां का दायां हो जाता है, तो देखिए वैसी दायां का बायां होगा, तो ये सर्कल इस साइड आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट देखते हैं, एक विशिष्ट भाषा में ए सी को 13 लिखा जाता है और एफ जी को 67 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में एच आई को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो दोस्तों आप अगर इसमें ध्यान से देखें तो ए सी को 13 लिखा जाता है। ठीक है, तो जब मैंने देखा कि ए और सी, तो इसमें स्थानों का अंक क्या होगा, जैसे ए पहले नंबर पे आता है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में, वहीं सी 3 नंबर पे आता है, तो बन गया 13। ए सी को 13 लिखा जाता है, मतलब आप समझ पाएंगे कि जहाँ पर उसका स्थान है उसी को यहाँ पर अंकों के रूप में दे दिया गया है। तो देखिए जैसे और चेक करते हैं, एफ जी को क्या लिखा जाता है भाई 67, तो एफ का नंबरिंग क्या होता है 6 और जी का होता है 7। ठीक है भैया, मतलब सीधा अंकों को यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, तो एच आई को क्या लिखा जाएगा, तो एच आई, तो बताइए एच अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में कौन से नंबर पे आता है, 8वें नंबर पे, और आई 9वें नंबर, तो एच आई को क्या लिखा जाएगा 89 अर्थात 89 लिखा जाएगा। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 89 करेक्ट आंसर हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, यदि कूलर को भोजन कहा जाता है और भोजन को गुलाब कहा जाता है, गुलाब को रेस्टोरेंट कहा जाता है और रेस्टोरेंट को नटखट कहा जाता है, तो आदमी क्या खाएगा। देखिए इस प्रकार से सीधा आपको लिखते चले जाना है कि किसको क्या कहा जा रहा है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन है, देखिए सबसे पहले कूलर को क्या कहा, कूलर को मैंने लिखा के से, तो कूलर को कहा गया भोजन, तो एक सीरीज बनाइए भाई, ये बी फॉर भोजन। और भोजन को गुलाब कहा जाता है, तो भोजन को अब कहा जाएगा जी फॉर गुलाब। अब गुलाब को रेस्टोरेंट कहा जाता है, तो गुलाब को आर फॉर रेस्टोरेंट लिख दिया, और रेस्टोरेंट को क्या कहा जाता है नटखट, एन फॉर नटखट कर दिया। तो ये सीरीज आपकी रेडी हो गई है, अब आपका इसका आंसर इजीली देख सकते हैं। तो आदमी क्या खाएगा, तो बताइए भाई आदमी क्या खाता है, आदमी खाता है भोजन खाता है, तो भोजन कहाँ पर है यहाँ पर। लेकिन अब बताइए भोजन को इसमें क्या कहा गया है, तो भोजन को कहा गया है गुलाब, तो गुलाब आपका करेक्ट आंसर होगा। तो आदमी क्या खाएगा, आपका गुलाब खाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आदमी क्या खाएगा, भोजन के जगह में क्या लिखा गया है गुलाब, तो गुलाब खाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। जैसे 199 को 18 लिखा गया है, 267 को 19 और 456 को 26, तो 668 को 78 को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए ये जो आपस में ना एक नियम द्वारा बंधे हुए हैं, इस नियम को हमको जानना है। जब मैंने 199 ठीक है 199 को देखा, तो यहाँ पर 18 कैसे आएगा। ठीक है, तो 18 कैसे आया, जब मैंने 1 को 9 से मल्टीप्लाई किया और 9 को प्लस कर दिया, तो कितना आएगा, देखिए 9 1 9 प्लस 9 कितना हो जाएगा 18। ठीक है भैया, मतलब ये पहला नियम तो यहाँ पर समझ में आ गया। चलिए देखते हैं क्या ये नियम दूसरे के भी लागू होता है। तो जैसे 267 है, ये हो गया 19। ठीक है, तो जब मैंने 2 को मल्टीप्लाई किया 6 से और फिर प्लस कर दिया 7 से, तो क्या 19 आता है, देखते हैं। तो 6 दूनी 12, 12 और 7 19। ठीक है भैया, मतलब ये नियम सभी में काम कर रहा है। तो चलिए 4 5 6 को भी देख लेते हैं। तो जब मैंने 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया और 6 को जोड़ा, तो क्या 26 आ रहा है, तो हाँ भैया 5 चौक 20 आ रहा है और प्लस 6, तो कितना आ रहा है 26। तो ठीक इसी प्रकार से हम 6 7 8 का भी निकाल सकते हैं। जब मैंने 6 को 7 से मल्टीप्लाई किया और 8 को जोड़ दिया, तो कितना होगा 6 सत्ते 63, हाँ 6 सत्ते 42 होगा ना, 42 प्लस 8, तो कितना होगा सीधा 50। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 50। ठीक है, उम्मीद है आपको ये रूल्स समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, इसी लेवल के क्वेश्चन सभी एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं,
4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से एक समान है जबकि चौथा असंगत है, मतलब अलग है, तो असंगत शब्द का चयन करें। यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया है ए चौक, बी मार्कर, सी पुस्तक या डी पेन। दोस्तों इस प्रश्न में आप देख पाएंगे, इस ऑप्शन में आप देखेंगे कि जैसे चौक, चौक लिखने का काम आता है, उसी प्रकार से मार्कर भी क्या है, लिखने का काम आता है, और पुस्तक ये पढ़ने का काम आता है, और वहीं पेन भी लिखने का काम आता है। तो ऑप्शन ए, बी और डी ये तीनों ही लिखने का काम आते हैं, लेकिन पुस्तक पढ़ने का काम आता है, तो पुस्तक बाकी तीनों से अलग है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुस्तक आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से विषम अक्षर का पता लगाना है। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि 3 अन्य एक से कैसे अलग है, मतलब एक अन्य 3 से कैसे अलग है, बस यहीं पर आपको बताना है। यहाँ पर ए बी सी डी में अलग अलग यहाँ पर साइन दिए गए हैं, तो कैसे एक अन्य 3 से अलग है आपको बताना है। जैसे यहाँ लिखा है अल्फा, बीटा, गैमा और एन, तो बताइए कौन सा अलग है। तो अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे अल्फा, बीटा, गामा ये सभी गणितीय चिन्ह हैं, लेकिन जब मैंने एन को देखा तो ये अल्फ़ाबेटिकल सीरीज है, मतलब ए से लेकर जेड तक के बीच में एन आता है ना, तो ये अल्फ़ाबेटिकल सीरीज के अंतर्गत आता है, बाकी तीनों गणितीय चिन्ह है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। तो डी किस में है भैया, ये सी वाले में है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात डी सबसे अन्य तीनों से अलग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए दिया गया है 4, 8, 35, 51 और 176, तो इसके बीच में क्या नियम बने हैं आपको यहाँ पर देखना है। तो देखिए जब मैंने देखा 4 और 8 के बीच में डिफरेंस कितना है, अंतर कितना है, 4 का है भाई। वहीं 8 और 35 के बीच में अंतर कितना है, तो यहाँ पर मैंने देखा तो यहाँ पर 27 का अंतर है। अब 35 और 51 के बीच में अंतर मैंने देखा, डिफरेंस देखा, 51 को 35 से घटाओ कितना आएगा, 16 आएगा। और वहीं 51 और 176 के बीच मैंने जब अंतर देखा तो ये है 125। ठीक है भैया, ये अंतर तो दिख रहे हैं, लेकिन क्या एक दूसरे से कोई मेल खा रहे हैं, अभी तो नहीं खा रहे हैं। लेकिन जब मैंने इसे ध्यान से देखा तो जब आप देखिए ये किसी ना किसी का वर्ग है। जैसे 4, 4 किसका वर्ग है, 2 का वर्ग है। वहीं 27 किसका वर्ग है, 3 का क्यूब है, वर्ग ना होकर क्या है, क्यूब है। वहीं मतलब 3 3 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 27 आएगा। वहीं 16 4 का वर्ग है, और फिर 25 है ना 125, ये 5 का क्यूब है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर सीरीज देखा कि पहले 2 3 4 5 एक सीक्वेंस में चल रहा है, फिर पहले वर्ग आ रहा है, फिर घन आ रहा है, फिर वर्ग आ रहा है, फिर घन आ रहा है। तो अब क्या आएगा, अंक आएगा 6, और घन के बाद क्या आएगा, वर्ग आएगा। ठीक है, तो 6 का वर्ग कितना होगा, 36। तो जब मैंने 176 को 36 से प्लस किया तो कितना होगा, 12, 1 1 और 212। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 212। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा कि किस प्रकार से सीरीज बनती है। धीरे धीरे मैं लेवल अप कर रहा हूँ। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, ए ब्लैंक ब्लैंक बी डी ब्लैंक सी ई बी ब्लैंक ब्लैंक सी ई बी ब्लैंक। तो आपको ब्लैंक के स्थान में भरना है, खाली स्थान की जगह में भरना है कि क्या अक्षर है। इस प्रकार के प्रश्नों को मैं हर वीडियो में सॉल्व करा रहा हूँ, क्योंकि यहीं पर से आपको ट्रिक समझनी है कि किस प्रकार से इसको सॉल्व करना है। तो देखिए जैसे ही खाली स्थान दिखा तो कोई ऐसी संख्या दिखिए जिसके बाद या पहले वो संख्या आ रही है, जैसे बी है। ठीक है, तो यहाँ पर बी दिख रहा है क्या, हाँ। बी के पहले कोई वर्ड दिख रहा है, हाँ ई दिख रहा है। ठीक इसी प्रकार से बी के पहले ई दिख रहा है, तो सीधा बी के पहले हम क्या लिख देंगे, ई लिख देंगे। ठीक है, अब बताइए ई के पहले कुछ दिख रहा है क्या, हाँ ई के पहले सी दिख रहा है, और इसमें भी ई के पहले सी दिख रहा है, तो आप सीधा यहाँ पर ई के पहले सी डाल दीजिए। तो आपका एक सीरीज बन गया ए सी ई बी डी, बन गया। तो बताइए भाई, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर फिर से बन जाएगा। देखिए सी के पहले क्या है, ए है, तो सी के पहले ए लिख देता हूँ मैं। ठीक है, अब बी के बाद, तो बी के बाद क्या है, डी है, तो चलिए भाई बी के बाद डी लिख देता हूँ। तो क्या फिर से ये एक सीरीज बन गया, हाँ भैया फिर से एक सीरीज बन गया। और फिर से यहाँ पर एक और सीरीज बनानी है, सी के पहले क्या है, ई है, और बी के बाद क्या है, बी के बाद है डी। ये कितना इजी क्वेश्चन था, लेकिन अगर आप इस पैटर्न को नहीं समझते ना तो आप उसको एग्जाम में नहीं बना पाएंगे। तो चलिए सीधा लिख देते हैं जहाँ जहाँ पर हमने फिल किया। तो क्या क्या हमने फिल किया, ई ई ए डी ए और डी, ये फिल किया है भैया। ये कहाँ है, तो अगर आप ऑप्शन में देखेंगे ना, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, सी ई ए डी ए डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पर 3 आकृतियाँ दी गई हैं, तो क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा? चलिए बताइए, ऑप्शन ए, बी, सी और डी का देखिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों अगर आप ध्यान से देख पाएंगे ना, तो देखिए पहला बॉक्स 1 लिखा है और ये 2 लिखा है, तो ये कैसे लिखा है? रोमन अंकों में। इसे रोमन गिनती कहते हैं ना, जैसे 1, 2, फिर ये हो गया 3, फिर ये हो गया 4, फिर 5, फिर 6, ये सभी रोमन काउंटिंग्स है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर ये रोमन में 1, 2, 3 लिखा है, तो जाहिर सी बात है इसके बाद 4 आएगा। 4 कौन से आकृति में बना है? ऑप्शन नंबर सी, देखिए ये 4 बना है ना, देखिए यहाँ पर। ठीक है, तो ये रोमन अंकों को भी आपको समझना है कि हाँ, रोमन अंकों में गिनती को कैसे लिखा जाता है और किसके बाद क्या आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, सीधा है, इजी था ना। अब क्वेश्चन नंबर 13 है, ये दिशा से संबंधित है ना। चलिए, सबसे पहले बोला गया है कि प्रीति दक्षिण की ओर चलती है। हम सीक्वेंस में सीधा डायग्राम बनाते चलते हैं ना। प्रीति दक्षिण की ओर चलती है और कुछ दूरी तय करने के बाद वह अपनी बाईं ओर मुड़ती है, फिर दाईं ओर मुड़ती है और अंत में बाईं ओर मुड़ती है। वह अब किस दिशा में जा रही है? और सभी मोड़ केवल 90 डिग्री वाले मोड़ हैं। ठीक है, चलिए मैं अब एक एक करके डायग्राम बनाते जाता हूं। तो प्रीति सबसे पहले दक्षिण की ओर चलती है। चलिए भैया, ये प्रीति है और ये चल रही है दक्षिण की ओर, चलेगा ही भैया। ठीक है, और 90 डिग्री में मोड़ना है ना उसको। और कुछ दूरी तय करने के बाद वह अपनी बाईं ओर मुड़ती है। तो देखिए प्रीति का बायां क्या होगा? इधर होगा। चलिए भाई, बाईं ओर मुड़ जाती है, फिर कुछ देर चलती है, फिर दाईं ओर मुड़ती है। अब फिर से ये दाईं ओर चलती है भाई, दाईं ओर चलती है और अंत में क्या है? बाईं ओर मुड़ जाती है। फिर अंत में फिर से ये बाईं ओर मुड़ जाती है। तो वह अब किस दिशा में जा रही है आपको बताना है। तो ये होता है, देखिए दिशा में अगर मैं देखूँ ना, तो ये होता है पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। बताइए अभी प्रीति किस ओर जा रही है? देखिए आप यहाँ पर, प्रीति जा रही है पूर्व की ओर। तो आपको दिशा का ज्ञान यहाँ पर इतना तो होना ही चाहिए ताकि इस प्रकार के क्वेश्चन को आप बना पाए। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्व दिशा की ओर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में साइन चेंज करना है ना आपको। तो देखिए क्यू का अर्थ प्लस है, मतलब जहां पर क्यू दिखा आपको प्लस लिखना है। जे का अर्थ गुणा है, टी का अर्थ माइनस है और के का अर्थ भाग है। तो 330 के 2Q3J 65 का मान आपको निकालना है, इसका मान आपको निकालना है। तो जहां जहां पर जो वर्ड लिखे हैं उसकी साइन यहाँ पर बताई गई है, उसको सिर्फ पुट करना है और बॉड मास से सॉल्व कर देना है। इस प्रकार के क्वेश्चन में बार बार करा रहा हूँ ना, गलती नहीं करना। अब 30 आया, फिर के जगह में क्या है? के जगह में भाग है भैया, भाग है। उसके बाद है 2। अब फिर बताइए क्यू के जगह में क्या है? क्यू, क्यू किसको डोनेट करता है? धन को, प्लस को, तो प्लस लिखा मैंने। उसके बाद है 3, हाँ तो 3 लिख दिया। और जे किसको डोनेट करता है? तो मल्टीप्लाई को, ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या है? 6। और टी किसको डिनोट कर रहे हैं? टी का मतलब है माइनस और फिर क्या है? 5। अब इसको सॉल्व कर देना है आपको बॉडमास रूल से। बॉडमास रूल क्या होता है? पूरे प्रीवियस क्वेश्चंस में मैंने बता रखा है। ये सीक्वेंस होता है मैथ्स को सॉल्व करने का। तो सबसे पहले ब्रैकेट ऑफ तो नहीं है, सीधा डिवाइड आता है, भाग है। तो सबसे पहले भाग को सॉल्व करो। 2 का भाग 30 से 2 तो कितना आएगा? 15 बार में हो जाएगा। प्लस उसके बाद गुणा को करो, क्या दिया? 18 आएगा, फिर -5। ठीक है, फिर इसे जोड़ दो भैया, जोड़ दो, या पहले 18 और 5 को घटा दो। क्या है? 18 और 5 को घटाओगे तो कितना आएगा? 13। और 15 को जोड़ो, 5 3 8 2। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 28 करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर वेन डायग्राम बनाने वाला है। ठीक है, अब कैसे बनता है देखते हैं। इसकी भी मैंने ट्रिक बता रखी है कि किस सीक्वेंस में आपको कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर दिया है पहलवान, मुक्का और मुक्केबाज और योद्धा का वेन डायग्राम आपको बनाना है। तो सबसे पहले मैं पहला कोड सेलेक्ट करता हूँ, पहलवान को। तो चलिए भैया, मैंने यहाँ पर लिया पहलवान, पहलवान को दर्शाया मैंने पी से। ठीक है, अब बनाते हैं, हम चलते हैं मुक्केबाज की ओर। ठीक है, मुक्केबाज की ओर। तो मुक्केबाज और पहलवान में क्या कोई संबंध है, ये आपको बताना है। तो देखिए मुक्काबाजी और पहलवानगिरी ये दोनों अलग अलग प्रोफेशन है। तो क्या एक दूसरे से संबंधित वेन डायग्राम बनेंगे? तो नहीं, ये दोनों एक दूसरे से संबंधित नहीं है। यहाँ पर बना देता हूँ मैं मुक्केबाज को। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं भाई, हम योद्धा की बारी आती है। तो सबसे पहले योद्धा का संबंध पहलवान से देखते हैं। तो क्या पहलवान योद्धा होता है? तो जी हाँ, पहलवान योद्धा की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो पहलवान जो है योद्धा के अंदर आएंगे। चलिए भैया, एक तो समझ में आ गया।
अब मुक्केबाज और योद्धा का संबंध बताइए, क्या मुक्केबाज भी योद्धा होते हैं? तो जी हाँ, मुक्केबाज भी योद्धा की श्रेणी में आते हैं, मतलब पहलवान और मुक्केबाज दोनों ही योद्धा की श्रेणी में आएंगे। तो इसके बाहर वाला इस प्रकार से वेन डायग्राम का बनेगा। ठीक है, ये बाहर में क्या है? योद्धा है। तो योद्धा के अंदर पहलवान और मुक्केबाज आएंगे, और पहलवान मुक्केबाज दोनों अलग अलग प्रोफेशन। तो दोस्तों इस प्रकार का वेन डायग्राम है, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, ये कथन निष्कर्ष से संबंधित है। तो पहले आपका यहाँ पर कथन दिया गया है, उसके बाद यहाँ पर निष्कर्ष दिया गया है, फिर आपको बताना है कि कौन सा निष्कर्ष सही है। तो देखिए यहाँ पर आपको वेन डायग्राम की सहायता लेनी है। ठीक है, तो वेन डायग्राम बनाते कैसे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर लिखा है सभी कबूतर फाकते हैं। फाकते, तो फाकते जो होता है ना, वो भूरा रंग का कबूतर का ही प्रकार है। ठीक है, तो क्या कहा गया है? सभी कबूतर फाकते हैं। तो सबसे पहले मैंने बनाया कबूतर, ये कबूतर। अब बोला गया है कि सभी कबूतर क्या है? फाकते हैं। तो ये मैंने बनाया फाकते। ठीक है, फाकते को दर्शाया मैंने। अब बताया कि सभी फाकते मैना है। अभी सभी फाकते क्या है? मैना है। चलिए भैया मैं बना देता हूँ, सभी फाकते मैना है। ये मैंने बनाया, सभी फाकते मैना है। आपका डायग्राम रेडी हो गया ना। अब इसके बाद आपको निष्कर्ष की ओर बढ़ना है। तो चलिए निष्कर्ष की ओर जब मैंने गया तो देखा सभी मैना कबूतर है। पहला बोलता है कि सभी मैना कबूतर है। तो भैया देखिए ये मैना है और कबूतर है, तो क्या सभी मैना कबूतर है? ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा, लेकिन हाँ सभी कबूतर मैना है। तो पहला निष्कर्ष तो यहाँ पर गलत होता है। ठीक है, क्योंकि सभी कबूतर मैना है, ना कि सभी मैना कबूतर है। फिर दूसरा देखा सभी कबूतर मैना है। तो देखिए सभी कबूतर मैना, देखिए सभी कबूतर फाकते हैं और कबूतर जो है मैना के अंदर में ही है, सभी कबूतर भी मैना है। तो आपका निष्कर्ष दो क्या है? करेक्ट है। तो एक गलत है लेकिन दो सही है। तो कौन सा है सही भैया? तो केवल निष्कर्ष दो पालन करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आ गई। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, ये रैंकिंग से संबंधित है। एक कक्षा में पल्लवी का रैंक ऊपर से 25वां और नीचे से 18वां है। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या आपको बतानी है। बताइए भाई। तो इस प्रकार से जब भी आपको प्रश्न दिखे तो आपको सीधा एक फॉर्मूला का यूज करना है। एन मतलब संख्या बराबर होता है अप प्लस डाउन, ऊपर प्लस नीचे -1, या फिर आपको बायां दायां दिया जाएगा ना, तो उसी को एन इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1। इस फॉर्मूले से सिर्फ आपको पुट करना है और सीधा आपका आंसर निकल जाएगा। तो देखिए ऊपर से 25वां लिखा गया है, तो चलिए भैया एन बराबर क्या हो जाएगा? अप, ऊपर से मतलब 25वां, 25 प्लस नीचे से 18वां है, और फिर क्या करना है? -1 करना है। यहां पर से इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो सीधा आपका आंसर आ जाएगा। तो 8 और 5 कितना होता है? 13, हसीलाई 1 2 और 1 3 और 1 4, -1 मतलब 42 आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, 42 करेक्ट आंसर है। तो सिर्फ इस फॉर्मूले को अगर आप याद रखते हैं ना, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे इजीली बन जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। चार सहेलियां अंकिता, श्रुति, पायल और महक एक आयताकार मेज के आसपास बैठी हैं और प्रत्येक एक कोने पर बैठी हैं। अंकिता श्रुति के दाईं ओर बैठी है, जो पायल के विकर्णता सामने बैठी है। महक के सापेक्ष अंकिता कहाँ बैठी है, आपको बताना है। तो इसके लिए आपको डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है, और अच्छे से डायग्राम बनाना, समझ के डायग्राम बनाना जरूरी है। थोड़ा सा भी अगर डायग्राम में गलती होती है ना, तो आपका क्वेश्चन ही गलत हो जाता है। चलिए एक एक करके चलते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि सहेलियां कितनी है? चार सहेलियां भैया। इसका नाम है अंकिता, श्रुति, पायल और महक। ठीक है भैया। अब कहाँ बैठे हैं? ये आयताकार मेज पर बैठे हैं। तो मैंने एक बना दिया आयताकार मेज। ठीक है, रेक्टेंगल शेप में आयताकार मेज बनाया। अब प्रत्येक एक कोने पर बैठी है, तो जो चारों लड़कियां ना, ये कोने पर ही मिलेंगी आपको, ये कोने पर। ठीक है, और बोला गया है, अब आती है मेन मुद्दा। तो अंकिता श्रुति के दाईं ओर बैठी है। तो जो अंकिता है श्रुति के दाईं ओर, तो श्रुति जैसे बाएं में बैठी है, तो अंकिता इसके दाईं ओर, तो ये बैठी है अंकिता ए। ठीक है, जो पायल के विकर्णता सामने बैठी है, तो ये जो किसके लिए यूज हुआ है? तो जो है ये श्रुति के लिए यूज हुआ है ना। जो पायल के विकर्णता सामने बैठी है, तो श्रुति जो है पायल के विकर्णता सामने बैठी है। विकर्णता मतलब डायगोनली, ये डायगोनली सामने बैठी है। तो इस जो को समझना है, ये श्रुति के लिए है या अंकिता के लिए है। ठीक है, तो क्या बोला गया है? अंकिता श्रुति के दाईं ओर बैठी है, जो पायल के विकर्णता सामने बैठी है। तो आप अंकिता पे बना देंगे ना, तो गलत हो जाएगा वहीं।
अब महक के सापेक्ष अंकिता कहाँ बैठी है? देखिए 3 लोग तो यहाँ पर बैठ गए, तो जाहिर सी बात है महक कहाँ बैठेगी? इस कोने पे। तो महक के सापेक्ष अंकिता किस ओर बैठी है? तो देख लिए, ये विकर्णतः सामने। तो विकर्णतः सामने क्या है? आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। तो इस डायग्राम को अगर आपने बना लिया तो ये चुटकियों का क्वेश्चन है, अदरवाइज सीधा आप गलत कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, यदि बोर्ड शब्द के सभी अक्षरों को बाएं से दाएं अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? मतलब कोई चेंज नहीं होगा। तो बाएं से दाएं मतलब लेफ्ट टू राइट, जैसे अल्फाबेटिकल होता है ना, ए बी सी डी, उसी प्रकार से आपको जमाना है। तो देखिए यहाँ पर जब मैंने बोर्ड को देखा तो सबसे पहले इसमें कौन सा लेटर आता है भैया अल्फाबेट में? तो सबसे पहले आता है ए, उसके बाद क्या है यहाँ पर? बी आता है। ठीक है, बी आता है। उसके बाद क्या आएगा? डी आएगा, है ना, डी आएगा। उसके बाद आता है ओ, उसके बाद आर। ठीक है, तो इस प्रकार से सीक्वेंस आपका बन गया लेफ्ट टू राइट में। अब बताइए कि किसका स्थान अपरिवर्तित रहा? तो जैसे यहाँ पर ए तीसरे नंबर पे है, यहाँ पर ए पहले नंबर पे आ गया, मतलब इसका स्थान तो चेंज हो गया। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर बी पहले नंबर पे है, यहाँ पर दूसरे नंबर पे आ गया, तो बी का स्थान भी चेंज हुआ। और ए यहाँ पर तो यहाँ पर ओ को अगर मैंने देखा ओ दूसरे स्थान पर है, तो यहाँ पर चौथे स्थान पर आ गया, तो इसका भी चेंज हो गया। और आर का देखा, आर चौथे स्थान पर है तो अभी 5वें स्थान पर आ गया। और डी देखा, डी ये 5वें स्थान पर है तो ये तीसरे स्थान पर आ गया। मतलब सभी के सभी ने अपना स्थान परिवर्तित किया है। तो किसी ने भी ऐसा है क्या कोई जिसने अपरिवर्तित रहा हो? तो कोई भी ऐसा नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा अधिवर्ष नहीं है? अधिवर्ष का मतलब होता है लीप ईयर, जैसे जिसमें जो कि 4 साल में एक बार होता है, जिसमें 365 दिन साल में न होने के बजाय 366 दिन होते हैं, उसी को क्या बोला गया है? अधिवर्ष। तो आपका ऑप्शन है ए 8800, बी 4800, सी 2600 या डी 6800। तो दोस्तों इसके लिए आपका सबसे बेस्ट ट्रिक मैं आपको बताता हूं कि जब भी आपको लीप वर्ष चेक करना होगा ना, तो आपको 400 से भाग दे देना है। जो 400 से भाग चले गया वो लीप वर्ष है, और जो 400 से भाग नहीं गया वो लीप वर्ष नहीं है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम चेक करते हैं। सबसे पहले मैं 8800 को 400 से भाग देता हूँ। ठीक है, तो ये चलिए 2 जीरो को काट देते हैं, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 22 पूरी तरह विभाजित हो गया। तो जी हाँ, तो ये लीप वर्ष है, 8800 लीप वर्ष है। ठीक है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। अब देखते हैं 4800 को, तो 4800 भागित 400 कीजिए, 2 जीरो 2 जीरो कटा, तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12 बार में चले गया, तो ये भी पूर्णतः विभाजित हो गया, मतलब ये भी लीप वर्ष है, तो ये भी नहीं आएगा ऑप्शन में। अब देखिए 2600 को, जब 2600 को मैंने 4400 से भाग दिया, देखिए 400 से भाग दे देते हैं, तो 2 जीरो 2 जीरो, तो 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 तिया 6, पूरी बार में जाएगा क्या? नहीं जाएगा, तो 2 एक कम 2, 2 छक्का 12। ठीक है, पूरी बार में नहीं जा रहा है तो 1/2 पूर्णतः विभाजित हो रहा है क्या? नहीं, तो ये आंसर हो सकता है। अब आगे देखते हैं 6800 को, 6800 भागित 4 करते हैं, 400, यहाँ पर 2 जीरो 2 जीरो करते हैं, फिर यहाँ पर 4 एक कम 4 और 4 सत्ते 28, तो चलिए भैया ये भी चले गया। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2600, जो कि पूर्णतः विभाजित 400 से नहीं हो रहा है। तो ये लीप वर्ष नहीं है, बाकी सभी क्या है? लीप वर्ष है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं, उस विकल्प का चयन करें जो दर्शाए गए बिंदुओं की रेखा पर पारदर्शी कागज है ना, ट्रांसपेरेंट कागज है, उसको मोड़ने पर चित्रांकित होता है। तो देखिए यहाँ पर एक कागज दिया गया है और बीच से यहाँ पर देखिए मोड़ने का निशान दिया गया है। तो इस कागज ऐसे खुला है, अब इसको ऐसे मोड़ना है आपको, फिर क्या चित्र बनेगा ये आपको बनाना है। देखिए आकृति दी गई है ABCD। तो देखिए सबसे इजी क्वेश्चन है, कैसे? जब यहाँ पर एक कागज है, यहाँ पर 2 डॉट्स इस साइड दे रहे हैं, 2 डॉट्स इस साइड दे रहे हैं। अब जब मैंने कागज को इस प्रकार से मोड़ा तो ये दोनों डॉट्स उठ के किस साइड आएंगे? इस साइड आएंगे। वही ये डॉट भी इस साइड आएगा, लेफ्ट साइड। तो आपका ये वाला जो डायग्राम है ये करेक्ट होगा। तो ऐसा वाला डायग्राम किस में दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए इसमें दिया गया है। तो ए किस में है? ऑप्शन नंबर ए। ये सीधा से दिख रहा है आपको, इधर उधर आपको देखना ही नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, त्रिभुज काउंट करना। चलिए अब देखिए अच्छे से मैं आपको डिटेल वाइज काउंट करके बता रहा हूँ ना। सबसे पहले बेसिक त्रिभुज को काउंट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या दिया? नाम दिया है ना, 1 2 3 4। देखिए ये शेप में 4 त्रिभुज तो ऐसे दिख गए। फिर बाहर में देखा तो ये 5 6 7 8। तो मैंने 8 त्रिभुज तो यहाँ पर देख लिए भैया, 8 त्रिभुज तो हमको सीधे दिख रहे हैं। ठीक है, 8 तो यहाँ ऑप्शन में ही नहीं है।
मतलब और त्रिभुज होंगे। अब जब मैंने यहाँ पर त्रिभुज को देखा तो यहाँ पर से आपने छोटा छोटा को तो काउंट किया, जब लेकिन दो त्रिभुज को आपस में मिलाएंगे तो ये बड़ा त्रिभुज बनेगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार नीचे भी एक त्रिभुज बनेगा। ठीक है, तो दो त्रिभुज यहाँ पर मिल गए, तो 8 और 2 10 हो गए। अब देखिए, आपने ऊपर ऊपर के त्रिभुज को देखा, लेकिन इस त्रिभुज को कौन देखेगा? यहाँ पर देखिए, ये भी तो एक त्रिभुज बन रहा है, इस साइड से एक त्रिभुज ये बन रहा है, ठीक इसी प्रकार से एक त्रिभुज ये भी बन रहा है। तो इस प्रकार से +2 और ऐड कर, टोटल 8 2 10 2 12, तो टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई? 12 हो गई। ठीक है, उम्मीद है आपको त्रिभुज गिनना भी आ गया होगा, बहुत ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं, इस आकृति में कितने वर्ग हैं आपको बताना है। ठीक है, चलिए, तो क्या आप एक एक करके काउंट करते रहेंगे? तो नहीं, काउंट आप नहीं कर सकते। देखिए कितना ऑप्शन में दिया, 20 30 55 45। ठीक है, तो इसके लिए मैं मस्त से ट्रिक बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, नंबरिंग करना है, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली भी। सबसे पहले 1 आएगा, फिर 2 3 4 और 5। ठीक इसी प्रकार से 2 3 4 5। अब क्या करना है, जब भी आपको वर्ग काउंट करना है ना, तो ये डायगोनल से डायगोनल यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई इस प्रकार से, इस प्रकार से। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई करते चाहिए। तो 5 का गुणा 5 से करेंगे तो 25 है ना, 5 गुणित 5 बराबर 25। ठीक उसी प्रकार से 4 का गुणा 4 से करोगे तो 16, और 3 का गुणा 3 से करोगे तो 9, और 2 का गुणा 2 से करो तो 4, और 1 का कुछ नहीं है तो 1 का गुणा 1 से 1। ठीक है, चलिए भैया जोड़ दीजिए 25, तो 16 और 9 कितना होता है? 25 ही होता है। 25 और 25 50, 50 और 4 54, और 1 55। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 55 आपका करेक्ट आंसर होगा। तो 55 वर्ग आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये बहुत ही ईजी है। इसी प्रकार से त्रिभुज को काउंट करना, आयत को काउंट करना मैंने बता रखा है, तो आपको पूरी सीरीज देखनी होगी। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर आपको डायग्राम दिया है ना। देखिए, जो कि ये सर्कल चित्रकार को डिनोट करता है, ये सर्कल संगीतकार को डिनोट करता है, और ये सर्कल सर्जन को डिनोट करता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि गांव में कितने सर्जन रह रहे हैं। ठीक है, कितने सर्जन है? तो देखिए आप यहाँ पर देख पाएंगे कि इस सर्कल में सारे के सारे क्या है, सर्जन है। ठीक है, क्या इसमें यह पूछा गया है कि केवल सर्जन? तो नहीं, यहाँ पर सीधा पूछा गया है कि सर्जन कितने हैं ये बताओ। ऐसा तो नहीं बनाया, बस बोला है कि केवल सर्जन बताओ। तो यहाँ पर अगर केवल सर्जन बोलता तो आपका आंसर होता है 100, लेकिन इन्होंने पूछ दिया सर्जन। तो देखिए यहाँ पर जैसे 35 की बात करूँ तो 35 जो है संगीतकार भी है और सर्जन भी है, तो ये भी काउंट में आएंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से सीधा आपको सभी को काउंट कर देना है। तो केवल में 100 आता, लेकिन टोटल में है तो टोटल में आपको काउंट कर देना है 100 + 40 + 10 + 35। तो जो आंसर होगा आपका टोटल सर्जन, तो 100 और 40 140, 140 और 10 150, और 150 और 35 कितना हो जाएगा 185। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 185 करेक्ट आंसर। अब लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25, जिसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स पर। ठीक है, यहाँ पर बोला गया है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए रमन ने कहा, उसके एकलौते भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है, उस महिला का रमन से क्या संबंध? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर देना है। उम्मीद है आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका आंसर देंगे, और ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, ज़्यादा टफ भी नहीं लिया और ज़्यादा ईजी भी नहीं लिया है। तो आप इस सीरीज़ के द्वारा कंटिन्यू मेरे चैनल पर बने रहिए, मैं डेली के डेली ये सीरीज़ लेकर आ रहा हूँ। तो दोस्तों अगर आप वीडियो में नए हैं तो तुरंत जाइए यार, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर ठोकिए। लाइक ठोकने में कंजूसी मत। आपकी ये सीरीज़ चलती ही रहेगी जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए, पूरा सिलेबस खत्म ना हो जाए। दोस्तों आज के मेरे वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार के वीडियो के साथ।